हमने अभियान शुरू किया हुआ है सिंथेटिक दवाओं का। बाइकाट करो, सब नेचुरल मेडिसिन। आज कितना बताया आपको। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर सब छोड़ो। नेचुरल केश कांति, दंत कांति और अच्छी अच्छी नीम की, एलोवेरा की, हल्दी चंदन की साबुन आपको दे रखी, पंचगव्य की साबुन दे रखी, फेस वॉश नीम तुलसी आदि का। ओहो सौंदर्य। और टॉयलेट क्लीनर के लिए तो आपको ग्रीन फ्लश, फ्लोर क्लीनर के लिए गोनाइल, हर्बो वॉश, हर्बल वॉश, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी हैं आपको। सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक की फिर ये सारे आपके बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले सारे, इन सबको बदलो। ये ताकत है। कुछ वॉशिंग एलिमेंट हमको भी यूज करने पड़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ये ताकत है। जैसे अमृत भरा पड़ा हो, उसमें एक जहर की बूंद डाल दो, एक क्विंटल क्या, एक टन क्या, मैट्रिक टन उसके अंदर साइनाइड डाल दो, सारा जहर हो जाएगा। ऐसे ही ये हर्बो वास, हर्बल वास, ये सौम्य, ग्रीन फ्लश, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें आयुर्वेद का इनपुट डाल दिया है, तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, सिंथेटिक जो एनर्जी है उनकी, वो खत्म हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त चीज़। और गोनाइल तो ऐसा है, उसके अंदर तो नेचुरली ऐसे तत्व हैं, गोधन अर्क से लेकर के, चीड़ के तेल से लेकर के, और बला से लेकर के, बच से लेकर के, ओहो गजब ऐसा। खुशबू भी बहुत अच्छी। जो 100% केमिकल है, उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस के ऊपर। इसका भी तो एक रिसर्च पेपर छापो। हाँ बहुत ज़रूरी है। और अब इधर हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, तो हम तो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और जो है क्या डे है? हार्ट डे। हार्ट डे पर अर्जुन का छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रेट, हृदयामृत, आज जो मैं बता रहा था, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, अनुलोम विलोम, गोमुखासन, ये सब करो और हार्ट हेल्दी रहेगा। घी खाओ। छोटे छोटे बच्चों को और बड़ों को आजकल पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब क्यों हो रहा है? हमने रिफाइंड खाना शुरू कर दिया, घी छोड़ दिया। तो मेरी तरह से घी खाया करो। अभी मैं खाता हूँ अपना घी, ये हमारा नाश्ता है सुबह का। हमारी पूजा तो हो चुकी है, हमारी सुबह शुरू हो जाती 3 बजे। उस समय हम अपना एकांतिक ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद स्नान आदि करके, ध्यान आदि करके, दौड़ लगा के यहाँ तक आते हैं। तो अभी हमारा नाश्ता क्या है? हम नाश्ते में ये नहीं खाते सब जो तुम पराठा खाते हो तुम, और तमाम तरह के पूरा छोले भटूरे, पाव भाजी, पूरा आड़ कबाड़ खा जाते हो। तो ये गाय का घी, नारियल का तेल, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, इससे शुरू करो, बहुत अच्छा रहता है। हल्का तिल का तेल, बादाम रोगन और पतंजलि गाय का घी। तो ये चलो डॉक्टर साहब अब आगे की बात बताएंगे। और जो है ये रोज 1 चम्मच घी, और सुबह उठ के तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पिया, ये तो बता रखा है। और फिर ये पूरे इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ये करक्यूमिन गोल्ड, ये लिया करो। और किसी विटामिन की कमी ना पड़े, ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव, खोलो बेटा इसे। हाँ ये लेना चाहिए सबको। चलो डॉक्टर साहब आप शुरू करो। ओम जी स्वामी जी, आपकी श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी आप सबको आपके आशीर्वाद से सबका हृदय अच्छा बना रहे। हम सबको वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हेल्दी हैबिट्स बना के रखें ताकि दिल की कोई भी बीमारी ना हो, हम फिजिकली दिल से भी अच्छे रहें, और स्वामी जी जो वर्चुअल दिल है वो भी साफ रहे, सुंदर रहे, और कोई भी दुर्भावनाएं हमारे अंदर नहीं आए, वो सब स्वामी जी अच्छे से रहें। तो उसकी स्वामी जी शुभकामनाएं। पर आज हम बात करेंगे स्वामी जी पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग अलग तरह के डिस्कशन चलते रहते हैं। आप समझिए हम वो समझेंगे, पैनक्रियाज के लिए जो अलग अलग दवाइयाँ हैं उनके बारे में समझेंगे, पैनक्रियाज की जो बड़ी बीमारियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे, और देखेंगे स्वामी जी आयुर्वेद की पहली औषधि जो पैनक्रियाज को ठीक करने के लिए बनाई गई है, पैंकोग्रिड, वो कैसे काम करती है, और जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है उससे स्वामी जी हम कैसे लड़ सकते हैं। ये पैनक्रियाटाइटिस जिसमें इसे लगता है ना, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज में सूजन, सोराइसिस स्किन के ऊपर सूजन, इसका एलोपैथी में दवाई नहीं है। कोलाइटिस आंतों में सूजन, अर्थराइटिस हड्डियों में, मांसपेशियों में सूजन, ब्रोंकाइटिस फेफड़ों में सूजन, इसका आयुर्वेद में इलाज है। इसका आयुर्वेद में इलाज है, और ये जबरदस्त है। तो वो आज बता रहे, उसको भी सुनो। और ये गाय का घी 1 ही चम्मच खाना, कुछ लोग ज़्यादा खाने लग गए हैं, वो स्वाद बैठ जाता है।
तो ज़्यादा नहीं खाना, 1 चम्मच, फिर 1 चुटकी नमक, सेंधा नमक, और फिर गर्म पानी 2-4 घूंट। अरे साहब ज़िंदगी बन जाएगी। हाँ, और फिर ये लेना, ये अभी मैं बता रहा था ना, इम्यूनोग्रिट, ये करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और ज़्यादा ही कमज़ोरी हो तो स्वर्ण शिलाजीत, ये ले लेना। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। चलो डॉक्टर साहब बताओ। तो समझे हम पेनक्रियाज के बारे में देखें, ये समझिए एक बड़ी ग्लैंड है जो हमारे एब्डोमेन के ठीक पीछे होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, पर समझिए उसके साथ साथ ये जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है समझिए उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो समझिए ये जो हमारी ग्लैंड है हम इसको ऐसे मान के चलें कि एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर 2 लाइन बनी हुई हैं, 2 प्रोडक्शन लाइंस हैं। एक लाइन समझिए ऐसी है जो एंजाइम बनाती है, जो हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में, जिसको हम एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं, और दूसरा समझिए वो है जो हार्मोन बनाती है, इंसुलिन, जो हमारे शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है, जो समझिए इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। ये समझिए पेनक्रियाज है, ये देखने में ऐसा इतना सुंदर स्ट्रक्चर है समझिए, जो बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, उसके थ्रू जाके यहाँ आती है, और समझिए स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे ये पेनक्रियाटिक जूस को ड्रॉप करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जो ग्लैंड है समझिए इसके 2 फंक्शन है, अगर इसके अंदर दिक्कत आ जाती है तो समझिए बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसका इन्फ्लेमेशन पेनक्रियाटिस है, और समझिए उसको झेलना, उसको ठीक करना समझिए बहुत भयंकर दर्द होता है बहुत उस दर्द समय, है। बहुत भयंकर। फिर लोग पेन किलर लेते हैं, समझिए और वो भी स्टीराइड काम लेते हैं। स्टेरॉइड लेते हैं समझिए, पेन किलर लेते हैं, इंजेक्टेबल्स लेते हैं, तो इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि दर्द के मारे जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं समझिए उससे बच पाएं। तुरंत इमरजेंसी में लोग भाग के जाते हैं, पर समझिए उसका दर्द फिर भी शायद नहीं जाता है, सिर्फ स्टेरॉइड को दे देकर समझिए ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो समझिए अगर हम पेनक्रियाज को अंदर से देखें, उसकी स्लाइस बना के देखें, स्कीमेटिक के तौर पर देखें, तो समझिए ऐसा दिखाई देता है। तो समझिए कुछ डक्टल सेल्स हैं और ये कुछ समझिए एसिनर सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं इनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, इनकी बाकायदा रोल नेचर ने बनाए हुए हैं कि किन सेल्स को हार्मोन बनाने हैं, किन सेल्स को एंजाइम बनाने हैं, कौन डाइजेस्टिव में मदद करेगा, कौन तय करेगा कि हम किस तरीके से अपने ब्लड के ग्लूकोज को रेगुलेट कर सकते हैं। तो समझिए ये जो फंक्शनलिटी है ये बहुत अच्छी है, और अगर जो इसके अंदर सूजन आ जाए, आपने से बताया आइटिस जहाँ लग जाती है समझिए इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारियों का रूट कॉज है। तो ये जो पेनक्रियाटिस है ये पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन है, ये पेनक्रियाज की सूजन है। तो नॉर्मल हेल्दी पेनक्रियाज ये है समझिए, इन्फ्लेमेशन होकर पूरा लाल रंग का हो जाता है, इसके अंदर दर्द होने शुरू हो जाते हैं समझिए। और ये जब से सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक ये फूड, बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चे, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। हाँ समझिए वो बढ़ रही है, और समझिए उसके साथ कुछ ऐसे लोग जिन्हें मद्यपान की बहुत अच्छी गंदी आदत बनी हुई है, वो काफ़ी मात्रा में उसका सेवन करते हैं समझिए, जिसको बोलते हैं समझिए ब्रिंज ड्रिंकिंग, मतलब जैसे कि किसी सेलिब्रेशन के दौरान लेके बहुत ज़्यादा सेवन कर लेते हैं। तो समझिए पेनक्रियाज को उतना ज़्यादा लड़ना पड़ता है, उतनी ज़्यादा जद्दोजहद रहती है ताकि उसको सिस्टम से निकाल पाए, और समझिए वो पेनक्रियाटिस के तौर पर दिखाई देता है। तो समझिए 2 टाइप की पेनक्रियाटिस हैं, एक है एक्यूट जो तुरंत हो जाती है, बहुत तेज़ी से हो जाती है, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, एक समझिए है क्रोनिक, ये हौले हौले समझिए आती रहती है, और ये दिक्कत ऐसी बढ़ जाती है कि फिर समझिए इसकी सर्जरी करके निकालनी पड़ती है। दुनिया में लगभग देखें समझिए 10 में से 1 इंसान को ये बीमारी हो जाती है, अगर वो अपना डाइजेशन ठीक से ना रखें, अपना खान पान ठीक ना रखें, और समझिए इसमें रैकरेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग इनको दवाइयाँ समझिए मैनेज तो कर पाते हैं, पर ये बार बार दोबारा होती रहती है, और ये समझिए इसके कारण है कि होती कैसे है। समझिए कुछ केस में ये तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी होती है। समझिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर ढंग से खान पान ना हो तो ये भी एक रिस्क बढ़ जाता है। एल्कोहल का ओवर कंजम्पशन तो कारण है ही है, और समझिए कभी कभी जो स्प्लीन हैं उनके डिसफॉर्मेशन से समझिए ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पेनक्रियाटिक कैंसर भी समझिए इसका एक कारण है, और अगर हमारा टेम्परेचर ठीक ना हो, लिपिड का लेवल ठीक ना हो, शरीर में कैल्शियम का लेवल ठीक ना हो, वो भी समझिए इसी बीमारी का एक बड़ा कारक बनते हैं। और समझिए इसकी पैथोजेनेसिस बड़ा सिंपल सी है, इन्फ्लेमेशन वाली बात है। तो अगर अर्ली इन्फ्लेमेशन सेटअप होते हैं इन सेल्स के अंदर, जिसको समझिए हम एसिनर सेल्स कहते हैं, अगर वो इन्फ्लेमेशन की तरफ जाते हैं, डक्टल सेल भी समझिए इन्फ्लेमेशन की तरफ जाते हैं, तो वो जाके समझिए अलग अलग साइटोकाइन का सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं। वो समझिए इतने बढ़ जाते हैं कि वो पेनक्रियाटिक सेल्स का ऑटो डाइजेशन शुरू कर देते हैं। मतलब जो तरीका है हमारे शरीर में खाने को पचाने का, एक्टिवेशन समझिए उस तरफ पहुंच जाता है, और जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं समझिए वो खुद ही मरने लगते हैं, उनका अपने आप ही पाचन होने लगता है, सेल चले जाते हैं, और फिर समझिए दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसका जो प्राइमरी रीज़न समझिए इन्फ्लेमेशन है, तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि इस इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे समझिए आप हमें बताते हैं कि हमारी जितनी औषधियाँ हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन का अच्छे तरीके से निवारण करती हैं। तो समझिए हमने उसी थॉट प्रोसेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए और देखा अगर हम पेनक्रियाटिक सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करें तो क्या हम उस इंड्यूस किए हुए इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकते हैं, होने से बचा सकते हैं, या समझिए प्री ट्रीट करके रखें तो जो अगर होने वाला है तो उससे भी बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं, गौर से सुनो। आपकी आंखों में आई ग्रिट मैंने भी डाल ली,
कान में ईयर ग्रिड सप्ताह में 1-2 बार मैं भी डालता हूँ। नाक में अणु तेल, ये मैं रोज़ प्रयोग करता हूँ, अणु तेल या बादाम रोगन। पेट पर मिट्टी पट्टी और ये सब चल रहा है आपके लिए, आपका उपचार भी चल रहा है। और इधर आपको ये बता रहे हैं कि आयुर्वेद में पेनक्रियाज की ये बीमारी, पेनक्रियाटाइटिस, इसके लिए दवाई के तौर पर स्पेसिफिक टारगेटेड दवाई पहली बार कोई बनाई है तो ये पेनकोग्रीड है। ऐसे कुछ नए, अब जैसे कोलेजन के लिए हमने ये कोलेजन प्लस, ये पहली दवाई बनाई है, नहीं तो कोलेजन के लिए वो सुअर और वो मछली, उनकी चमड़ी उधेड़ उधेड़ के उसको खाते थे लोग। तो सुबह सुबह हमारा तो ये ब्रेकफास्ट में इम्यूनोग्रिड गोल्ड हो गया, करक्यूमिन गोल्ड हो गया, न्यूट्रिला डेली एक्टिव हो गया, और ज़्यादा ताकत पानी और सर्दी ज़्यादा लगती हो तो स्वर्ण शिलाजीत आदि ले लो, 1-1 चम्मच। बच्चों को बालप्राश से बहुत ज़बरदस्त है, और वैसे भी किसी को खाना तो च्यवनप्राश से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। बाकी के लिए च्यवनप्राश सब खाओ, अब शुरू हो जाएगा, नहीं तो सर्दी जुकाम फिर कई महीना परेशान करता है जी। तो स्वामी जी, डायबिटीज़ और पेनक्रियाटाइटिस स्वामी जी सेम बीमारी नहीं है। कभी कभी लोग स्वामी जी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिनको पेनक्रियाटाइटिस है उनको शायद फ्यूचर में डायबिटीज़ हो या वाइस वर्सा। पर स्वामी जी दोनों बीमारी हैं तो एक ही अंग की, एक ही पेनक्रियाज की हैं, पर स्वामी जी इनका पाथवे थोड़ा अलग अलग है। ऑफ कोर्स अगर बीमारी दोनों बहुत बढ़ जाएँ तो आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, पर स्वामी जी इनका जेनेसिस अलग अलग तरीके से होता है। स्वामी जी अगर ये टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो उनकी फंक्शनैलिटी तो अलग तरीके से है। पर स्वामी जी अगर ये पेनक्रियाटाइटिस बहुत देर तक लगातार बरकरार बनी रहे तो स्वामी जी फिर उसकी वजह से इंसुलिन बनाने वाली सेल्स भी खराब होने लगती हैं। फिर स्वामी जी एक डायबिटीज़ का तीसरा टाइप आता है जिसको डायबिटीज़ टाइप 3C कहते हैं। तो स्वामी जी टाइप 3C डायबिटीज़ है वो पेनक्रियाटाइटिस के बहुत लंबे समय की वजह से हो जाता है, क्योंकि जो इंसुलिन बनाने की सेल्स है स्वामी जी वो भी मरने लगती हैं। इसका पाथवे बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो स्वामी जी इसीलिए इस बीमारी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, इसको ठीक करना स्वामी जी बहुत ज़रूरी है, और अगर हो जाए तो स्वामी जी कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि इसका रिलैप्स ना हो। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक ये बने रहे तो स्वामी जी डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का खतरा भी हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स तो ये हैं स्वामी जी, अचानक आँखों के नीचे पीलापन आ जाता है, नोजिया वोमिटिंग रहती है, शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, पेट में बेतहाशा दर्द होता है, और स्वामी जी जो स्टूल है वो बिल्कुल लाइट कलर का हो जाता है, वेट कम हो जाता है, यूरिन डार्क कलर की आती है, खुजली बनी रहती है, ब्लड क्लॉट्स जगह जगह दिखाई देते हैं। स्वामी जी ये इस बीमारी के सिम्टम हैं। और जो सिंथेटिक दवाइयाँ स्वामी जी अब देखें, चूँकि इसकी कोई दवा तो है नहीं एज सच, तो स्वामी जी और अलग अलग रोगों की दवाइयों को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जिसको स्वामी जी हम ऑफ लेवल यूज़ कहते हैं। एंटीबायोटिक से लेके पेन किलर तक, और स्वामी जी अलग अलग टाइप के एंटी इन्फेक्टिव, उन सब का स्वामी जी कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल करते हैं। पर ये डायरेक्टेड इस बीमारी के प्रति नहीं है, बीमारियों के जो और साइड इश्यूज़ हैं स्वामी जी उनको मेंटेन करने के लिए है। जनरली पेन को कंट्रोल करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, और स्वामी जी कुछ इंजेक्टेबल्स, कुछ अलग टाइप के स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स भी दिए जाते हैं ताकि और कोई दिक्कत ना हो। कुछ केस में स्वामी जी कार्डियक एजेंट भी दिए जाते हैं, कुछ स्वामी जी न्यूरोसाइकेट्रिक ड्रग भी दी जाती हैं ताकि दर्द की अनुभूति को कंट्रोल किया जा सके, दर्द की सिग्नल को ब्लॉक किया जा सके। पर स्वामी जी दर्द का कारण है वो बना रहता है, और हम फिर यही बिलीव करते हैं कि नेचुरली हम अंदर से उससे लड़ पाएँ और ठीक हो पाएँ। और स्वामी जी नेचुरली अंदर से लड़ने के लिए, पेनक्रियाज को ताकत देने के लिए, स्वामी जी पेनक्रियाज को जुझारू रूप से सशक्त बनाने के लिए, पेनक्रियाज को ग्रिड देने के लिए स्वामी जी जो औषधि है वो है पेंकोग्रिड। और वो पेंकोग्रिड स्वामी जी किस तरीके से काम करती है वो हम देखेंगे। ये स्वामी जी लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिटेशन है जो सिंथेटिक दवाइयों के हैं जो पेनक्रियाटाइटिस को दी जाती हैं, वो स्वामी जी सपोर्टिव मेडिसिन हैं, क्यूरेटिव नहीं है, मतलब वो इलाज नहीं करती हैं। जो उसके कारण स्वामी जी उसको खाली सपोर्ट करने का काम करते हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जाए। सिम्टम्स को सिम्टोमेटिक मेडिसिन, स्वामी जी सिम्टम्स से भी एक लेवल और नीचे, हाँ खाली वो सपोर्ट, क्योंकि उनके लिए दवाइयाँ बनी नहीं है। जैसे पेनक्रियाटाइटिस है, लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम है, इनके लिए एलोपैथी में दवाइयाँ बनी नहीं है। तो वो कोई दूसरे काम के लिए दवाई बनी थी, उसको बस ऑफ लेवल यूज़ करते हैं स्वामी जी। वो ऑफ लेवल यूज़ जो है स्वामी जी वही है कि मतलब जो लेवल पर लिखा है उसके अलावा उसका दूसरा यूज़ किया जा रहा है। तो वो लंबे समय तक इस्तेमाल करें स्वामी जी, तो जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दर्द के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे स्टमक अल्सर बन जाते हैं। स्टेरॉयड लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो स्वामी जी वेट गेन की दिक्कत आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस
हो जाता है, आंखों में कैटरेक्ट हो जाता आंखों में है, कैटरेक्ट हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। सब कार्य स्वामी जी बहुत दिक्कत रहती हैं। एंटीबायोटिक ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करें तो बैक्टीरिया और फंगल के इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन तक की नौबत आ जाती इम्यूनिटी है, सप्रेशन हो जाता है। इम्यूनिटी सप्रेशन आ जाता है स्वामी जी। और जो दवाइयाँ हैं स्वामी जी वो भी अलग तरीके से इन्हीं कारकों को बनती हैं। पर आप इसके कंपैरिजन में देखें, जो नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन है पेंकोग्रिड, वो स्वामी जी कम्प्लीटली नेचुरल है, किसी एडवर्स इफेक्ट के बिना है। इसी तरीके से स्वामी जी इसको डिज़ाइन किया गया है, इसका फॉर्मुलेट किया गया है, जो स्वामी जी हमने देखा कि ये पेनक्रियाटिक हेल्थ को अच्छे तरीके से रेगुलेट करती है और डाइजेस्टिव फंक्शन को बढ़िया करती है। और स्वामी जी इसकी जो कैपेबिलिटी है वो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने की है, वाइटैलिटी को बढ़िया करके स्वामी जी रिजुविनेशन की जो बात हो रही है स्वामी जी, वो पेनक्रियास के साथ साथ ओवरऑल पूरी बॉडी का रिजुविनेशन हमें देखने ये को मिलता है। रिजुविनेशन जो शब्द है ये आयुर्वेद में ही लागू होता है। एलोपैथी में पेनक्रियाज के सेल को लीवर, किडनी, लंग, थायराइड, हार्ट, ब्रेन, स्किन, बोन आदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल्स को रिजुविनेट करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं एक आधी बीमारी में कुछ है भी तो वो नाम मात्र का है, लेकिन आयुर्वेद में जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके ऊपर एक बार महीने भर तक पूरा चर्चा की थी डॉक्टर अनुराग जी ने, कि लीवर के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए ही मूलतः लिवोग्रिट है, किडनी के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए रिनोग्रिट है, थायराइड के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए थायरोग्रिट है, धनिया के पानी के साथ जो आपको देते हैं। फेफड़ों के जो है एल्वोलाइज को रिजुविनेट करने के लिए, फेफड़ों के सेल्स को एल्वोलाइज कहा जाता है, उनको रिजुविनेट करने के लिए श्वासारी ब्रोंकोम है। ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट है। और ऐसे ही हार्ट के सेल्स, वहाँ पर डिजनरेशन ना के बराबर होता है, तो भी हार्ट को भी हेल्दी बनाने के लिए, इजेक्शन फ्रैक्शन को खास करके ठीक करने के लिए जो है कार्डियोग्रिट हृदयामृत है। हड्डियों के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए पिडाइनिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट है। स्किन सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए जो गोधन और कायाकल्प और नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलियोनोग्रिट है। रिजुविनेशन दिखता है, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, मोड ऑफ एक्शन को पूरा साइंटिफिक रिसर्च के पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये स्किन में रिजुविनेशन होता है, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिजुविनेशन होता है संतति सुधा से, यौनामृत से। ये सब करके दिखाया है हमने। आंखों में आई ग्रिड से, कानों में एयर ग्रिड से रिजुविनेशन होता है, तो वही रिजुविनेशन पेनकोग्रिट में हो रहा है। ये बड़ी बात है और ये आयुर्वेद में पहली बार करके दिखाया है। इसके लिए हमारे सारे साइंटिस्टों का, डॉक्टर अनुराग जी के साथ पूरी टीम का और पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी जिनकी सन्निधि में सारे हमारे साइंटिस्ट कार्य कर रहे हैं, और वर्ल्ड के 2% टॉप साइंटिस्टों में इसलिए पूज्य आचार्य जी को गिना जाता है कि ये पतंजलि में खाली बातें कहीं नहीं जाती हैं, जो पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो रियल रिसर्च होता है वो रिसर्च यहाँ पर हो रहा है। तो स्वामी जी अब पेंकोग्रिड को देखें स्वामी जी, इसका जो फॉर्मुलेशन स्वामी जी वो भी बहुत अद्वितीय है। इसके अंदर सरपुंका है, रेवन चीनी है, सौंठ है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा है, और स्वामी जी मूली के बीज और मूली के छार है। स्वामी जी मूली के छार के अंदर भी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है। स्वामी जी हमने पहली बार ये देखा जब स्वामी जी मैं यहाँ शुरू में जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो आचार्य जी ने हमें चैलेंज दिया कि ये देखो ये छार हैं, इसके अंदर चेक करके बताओ है क्या, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे आती है। मतलब नमक स्वामी साल्ट स्वामी जी इट वाज सो अमेजिंग। मूली का क्षार, जौ का क्षार, यवक क्षार, मूली क्षार। स्वामी जी मतलब उनकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी आती है, हम केमिकल इनको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कोई आई थिंक अभी ऐसी मशीन नहीं है जो बता सके कि इसके अंदर कैपेबिलिटी कहाँ से आ रही है। जनरली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, पर स्वामी जी उनके होम्योपैथी की दवाइयों की तरह स्वामी जी बहुत बढ़िया दवाई तरह काम करते हैं। और ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पेंकोग्रिड में स्वामी जी मूली छार का इतना अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देता है। हमने स्वामी जी इसी को तय करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट अभी कंक्लूड किया है, जहाँ हमने मूली के छार को अकेला यूज़ किया है, पेंकोग्रिड को अकेला यूज़ किया और एक अलग तरीके के पेनक्रियास को खराब करके ठीक करने का प्रयास किया है। स्वामी जी मूली छार के बहुत ही दिव्य, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखाई देते हैं। और स्वामी जी पहली बार देख रहे हैं, प्रभावशाली, बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही तत्काल, इंस्टेंट, तुरंत
समझी ऐसी बीमारी इसका कोई दवा है ही नहीं सिंथेटिक वर्ड में, फॉर दैट मैटर समझी किसी सिस्टम में नहीं है, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो ग्रीक हो या जैपनीज़ हो। ऐसी बीमारी समझी लोग सिम्टम पे ही ट्रीट करने का प्रयास करते हैं, समझी ये दवाई जाके उसके बेस को ठीक करती है, जो बीमारी का कारण है समझी उसका निवारण करती है। ये क्षार का तो एक पूरा एक शास्त्र बनाना पड़ेगा, अपामार का क्षार बनाते हैं। समझी 9 क्षार दिए आचार्य जी ने हमें, और समझी हम कंप्लीटली बोल्ड ओवर हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसके अंदर क्या कंपोनेंट है, पर कैपेबिलिटी समझी बहुत ही जबरदस्त आती है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से इसको अपने अंतः प्रज्ञा से समाधिस्थ होकर के देखा है। हाँ समझिए, तो समझिए अगर देखें फाइटोकेमिकल एनालिसिस पेंकोग्रिड की, तो वो देख रहे हैं हम स्क्रीन पर, नेचुरल पैक जो कंपोनेंट हैं वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम उसको हम LC-MS क्यूटॉफ से करें या फिर HPLC से करें। इस एक एक पीक समझ बता रही इसमें कितने कंपाउंड हैं, लगभग समझिए हमने इसमें 18 मार्कर कंपाउंड देखे और पाया कि उनकी एक्टिविटी कहाँ से आ रही है, और ये समझिए हमारे बेसल एक्सपेरिमेंट थे। हमने पेनक्रियास के सेल्स को लैब में ग्रो किया और उनके अंदर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस किया TNF अल्फा से, उस जो नेचुरल कारण है समझिए इन्फ्लेमेशन का, और उसके अंदर फिर हमने अलग अलग एंजाइम्स को नापा। समझिए पेनक्रियाटिस में ह्यूमन केस में जो सबसे ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं वो 2 एंजाइम बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर, एमाइलेज और लाइपेज। ये दोनों अगर बढ़ जाएं तो बताते हैं कि पेनक्रियास को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो समझिए इन सेल्स के अंदर हमने एमाइलेज और लाइपेज का सिक्रीशन देखा, और उसके साथ साथ जो 7 बड़े साइटोकाइंस हैं जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं, और जिनके बढ़ने की वजह से समझिए पेनक्रियास के अंदर साइटोकाइन का तूफान आ जाता है। IL-6, IL-8, IL-1 बीटा, ICAM, NF कापा बी, JAK2 और STAT3। समझिए इनके जो सिग्नलिंग के पाथ हैं उनको भी नापा और देखा कि उसके अंदर क्या चेंज आ रहे हैं। समझिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ये पूरा सेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, इन विट्रो बायोलॉजी थी। हमने सेल लाइन मॉडल सेटअप किए और देखा समझिए अगर इस मॉडल में दवा काम करेगी तो समझिए बहुत ही अच्छा होगा। हमने समझिए उस पर काम करना शुरू किया और जो रिजल्ट थे समझिए बहुत ही ज़बरदस्त थे। हमने सबसे पहले देखा कि जो अगर हम पेनक्रियाटिक सेल्स को अपने यहाँ ग्रो करें, जो एसिनर सेल्स हैं, क्या ये हमारी औषधि उन सेल्स को अच्छे से एडजस्ट होती है, बायो कंपैटिबल है, अच्छे तरीके से समझिए सामने में है या नहीं। फिर हमने ये टेस्ट किया और देखा समझिए पेंकोग्रिड की बहुत अधिक मात्रा तक 100 माइक्रोग्राम पर ml तक समझिए ये सेल्स बहुत अच्छे से उन्हें एक्सेप्ट कर रहे थे, कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला। और जो समझिए आप हमें बार बार बताते हैं कि हमारी हर एक कोशिका में एक नेचुरल मेमोरी है, समझिए उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये जो नेचुरल कंपाउंड्स इस औषधि के अंदर हैं वो इन सेल्स को बहुत अच्छे से बायो कंपैटिबल हैं, इसकी कंपैटिबिलिटी बायोलॉजिकली दिखाई देती है। जब उसके बाद समझिए हम देखें कि एंजाइम का लेवल कितना है, तो अगर हम एक स्ट्रेस दें इन सेल्स को तो इनके अंदर समझिए एमाइलेज और लाइपेज इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है। ये देखें लगभग समझिए 2 गुना से लेके 3.5 गुना तक बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें समझिए पेंकोग्रिड के ट्रीटमेंट से कम होना शुरू हो जाता है। ये एक सेल लेवल पर दिखाई दे रहा है समझिए कि एक कोशिका के लेवल के जो सिक्रीशंस हैं वो भी एक औषधि अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। और उसके बाद अगर हम देखें कि इसके एंटीऑक्सीडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं, इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करें तो वो कितना आता है, तो समझिए ह्यूमन पेनक्रियाटिक डक सेल्स को भी हमने लैब में ग्रो किया, उनको भी हमने यही दवा दी और देखा ये अच्छे से बायो कंपैटिबल है। और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समझिए इतनी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है जिसको हम ऑक्सीडेटिव बस्ट कहते हैं, ये जो बस्ट है समझिए इसका आप देखिए जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पेंकोग्रिड के ट्रीटमेंट से समझिए बिल्कुल ये नॉर्मल होकर वहीं पहुँच जाता है जहाँ नेचुरली इसको होना चाहिए। इतना बड़ा हुआ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ लेवल जो लगभग समझिए 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, वो आप देखें पेनकोग्रिड के ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे तरीके से समझिए कंट्रोल हो जाता है। अब इसमें यह है कि समझिए इसमें हम कंपैरेटिव दवा क्या यूज़ करें, क्योंकि सिंथेटिक वर्ड में इसकी कोई दवा ही नहीं है, इसके लिए समझिए कुछ और दिया जाता ही नहीं है, तो हमने इसको स्टैंड अलोन थेरेपी के तौर पर यूज़ किया। और समझिए हमें ऐसा लग रहा है कि और जो रिसर्च ऑफ पेनक्रियाटिस वो होंगी समझिए उसमें पेंकोग्रिड एज ए रेफरेंस ड्रग यूज़ किया जाएगा, एज ए कंपैरेटिव ड्रग यूज़ किया जाएगा, क्योंकि और किसी सिस्टम में समझिए इसकी औषधियाँ नहीं हैं। और उसके बाद हमने समझिए काम किया अलग अलग साइटोकाइंस पे, जो मैं पहले बता रहा था, इंटरल्यूकिन 6 जो कि इन सेल्स के अंदर बढ़ जाता है, इंटरल्यूकिन 8 वो भी समझिए बढ़ जाता है, और NF कापा बी की जो रिपोर्टर एक्टिविटी समझिए वो भी हमने देखा। और TNF अल्फा के इंडक्शन से 10 नैनोग्राम पर ml समझिए ग्राम के बाद मिलीग्राम के बाद माइक्रोग्राम के बाद नैनोग्राम समझिए इस लेवल तक आए, 1 ग्राम का लगभग 1 अरबवां हिस्सा समझिए उस लेवल तक की डोज तक लेके जाएं, समझिए वहाँ देखिए आप कितना तेज़ी से इन्फ्लेमेशन आता है और ये बड़ा लेवल समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाता है। और फिर हमने समझिए इनका जीन एक्सप्रेशन देखा और ये पाया कि इन जीन एक्सप्रेशन पे भी चेंजेस थे, और ये बढ़े हुए जीन एक्सप्रेशन भी समझिए पेंकोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक हो गए, चाहे वो हम बात कर रहे हो स्टैट सिग्नलिंग की, चाहे बात कर रहे हो ICAM सिग्नलिंग की, NF कापा भी के एक्सप्रेशन हो या फिर IL-6 के एक्सप्रेशन हो, ये अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं।
अब इन जीन एक्सप्रेशन का प्रोटीन एक्सप्रेशन के साथ लिंकेज तो दिखाई देती है। अगर हम इनको अलग तरीके से सिग्नलिंग पाथवे में देखें तो जो प्रोटीन फास्फोरिलेशन की बड़ी बात है, जहाँ आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का प्रोटीन फास्फोरिलेशन होता है, तो हमने इन सेल्स के अंदर वो प्रोटीन फास्फोरिलेशन की इवेंट्स भी देखे। और जो जैक पाथवे है, जैक 2 पाथवे, जो बेसिकली कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेशन को, तो हमने वो देखा कि अगर हम फॉस्फो जैक 2 की लेवल देखें, मतलब कि जैक पाथवे का जो एक दूसरा प्रोटीन है जैक 2, उसका फास्फोरिलेशन देखें, जो एक और एडवांस इवेंट है, तो आप देखें कि इन्फ्लेमेशन के दौरान उस जैक का फास्फोरिलेशन बढ़ जाता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये इन्फ्लेम कंडीशन है TNF अल्फा की वजह से। तो आप ये जो काले रंग का बैंड देख रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ये बताता है कि ये किस किस मात्रा में है। और आप देखिए पेंकोग्रिड के ट्रीटमेंट से इसकी इंटेंसिटी कम होती है, जबकि जो जैक 2 है उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट बनी रहती है। मतलब कि ये दवा फॉस्फोरिलेशन को ही रेगुलेट और कंट्रोल कर रही है। और आप जब इन दोनों बैंड की इंटेंसिटी लेके उसका अनुपात निकालें, रेशियो निकालें, तो आपको यहाँ दिखाई देता है कि फॉस्फोरिलेशन इस प्रोटीन का बढ़ा हुआ था, और जो TNF अल्फा की वजह से हुआ था, इन्फ्लेमेशन के दौरान हुआ था, और पेंकोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही हमने स्टैट 3 के अंदर देखा, जो हम पहले जिसका जीन एक्सप्रेशन देख रहे थे, उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन और उस प्रोटीन का फास्फोरिलेशन हमने दोनों देखा। तो आप देखें कि इन्फ्लेमेशन के दौरान स्टैट 3 का फास्फोरिलेशन बढ़ जाता है, जो आपको यहाँ क्लियर एक बड़ा मोटा बैंड दिखाई दे रहा है इस वाले बैंड के कंपैरिजन में। और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं अलग अलग डोजेस से, तो आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, और ये नॉर्मल प्रोटीन है जो फॉस्फोरिलेट नहीं हुआ है, वो लगभग कॉन्स्टेंट है। तो ये भी बताता है कि जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, जो नेचुरल मेडिसिन हैं, वो बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से काम करती हैं। प्रोटीन्स के नॉर्मल रेशियो को कांस्टेंट करते हुए सिर्फ और सिर्फ उसके फॉस्फोफॉर्म को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, ये एक बड़ी वाली बात है। एक ऐसे पाथवे की बात होनी शुरू हो जाती है जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने के साथ साथ उसको कंक्लूड भी कर लेता है। तो ये उसका क्वांटिफिकेशन आप देखेंगे फॉस्फोस्टैट 3 को अगर आप क्वांटिफाई करके देखें गैप DH के साथ, तो आप देखें डोज डिपेंडेंट तरीके से हमें अच्छी चीज़ दिखाई देती है कि ये औषधि अच्छे तरीके से इस पाथवे को रेगुलेट और कंट्रोल कर रही है। तो आप इसको समरी के तौर पे देखें कि ये नॉर्मल पेनक्रियास वर्सेस इन्फ्लेम्ड एक्यूट पेनक्रियास इन्फ्लेमेशन की जो बात होती है, उसके अंदर जो उसके कारक हैं, जो उसके मार्कर हैं, चाहे वो एमाइलेज या लाइपेज का लेवल हो, IL-6, TNF अल्फा और IL-8 का लेवल हो, चाहे वो जीन एक्सप्रेशन हो इन्हीं जीन्स के, या फिर सिग्नलिंग हो प्रोटीन फास्फोरिलेशन की, उन सब में आप देखें पेंकोग्रिड इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है, और पेनक्रियास के इन्फ्लेमेशन के जो भी पूरे प्रोसेसन को ठीक करता है। इस फाइंडिंग को लेकर हम एक जर्नल के पास गए, का नाम है जर्नल ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचर, और हमें बताते हुए बड़ा अच्छा और बहुत ही खुशी है कि ये फाइंडिंग इस जर्नल में पब्लिश हुए, और हमने पहली बार ये बताया कि ये जो हर्बल मेडिसिन है पेंकोग्रिड NF कापा बी और जैक सिग्नलिंग पाथवे को मॉड्यूलेट करते हुए TNF अल्फा डिपेंडेंट एक्यूट पेनक्रियाटिस को ठीक करती है। जो मतलब एक बड़ी वाली बात है कि सिंथेटिक वर्ड में जिन औषधियों का हम बात करते हैं जो इस बीमारी की दवा नहीं है, पर उनका इस्तेमाल किया जाता है, पर आप देखिए ये जो दवा है जो आयुर्वेद से आती है, जो पेनक्रियास को अच्छे तरीके से हेल्दी और हैप्पी रखती है, उसके मोड ऑफ एक्शन का रिसर्च एक अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड है, और लोग अब इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी को क्यों आप देखें स्वामी जी, पेंकोग्रिड जो औषधि का नाम है, अब जितने भी हमारे पेपर्स हैं वो सब इन औषधियों के नाम से सीधे सीधे आ रहे हैं। इन औषधियों की स्वीकार्यता साइंटिफिक वर्ल्ड में ही बढ़ रही है, आयुर्वेद की स्वीकार्यता भी उसी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हमें रिव्यूअर्स की तरफ से एक प्रश्न नहीं आते कि पेंकोग्रिड क्या है, लीवोग्रिड क्या है, आयुर्वेदा क्या है। अब वो उसको दवाई के तौर पर मानते हुए उसकी रिसर्च को उसी को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे वो किसी और सिस्टम को कर रहे होते हैं। तो आज हमने पेनक्रियास के बारे में देखा, सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल बायोलॉजी को देखने का प्रयास किया कि किस तरीके से नेचुरल मेडिसिन हमारे पेनक्रियास को हेल्दी और हैप्पी रख सकती हैं, और हम कैसे अपने शरीर को नेचुरल तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो बीमारी लिवर की हो, किडनी की हो, पेनक्रियास की हो, हार्ट की हो, ब्रेन की हो, स्किन की हो, कोई डिजीज़ हो, उसको हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। तो नेचर की तरफ जो बढ़ने का रास्ता है, अगर हम उसको मेंटेन करके रखें तो हम नेचुरली अच्छे रहते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं, और अगर बीमारी हो जाए तो उससे लड़ सकते हैं, लड़के उससे जीत सकते हैं। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हृदय दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।